बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला आ चुका है। आपने ख़बर तो सुन ली होगी, मखसूस नशिस्तों के ऊपर तफसीली तहरीरी फ़ैसला आ चुका है और सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। किस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ख़त लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कि हमें जवाब दिया जाए कि वजाहत जो है वो जो 8 रुकनी जजेस की तरफ से दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद आइनी तरमीम का जो प्लान था वो मलिया मेट हो गया, उसके बारे में जो सवालात थे वो भी दम तोड़ गए। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले ने मखसूस नशिस्तों का तमाम तर मामला भी हल कर दिया है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तमाम तजादात जो थे उनको भी ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 187 का भी जिक्र है जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देता है। अब मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये तकरीबन 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है वो जारी किया है और इस 70 सफ़हात में क्या क्या कुछ शामिल है ये आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में जो मज़ीद अहम चीज़ें थी वो आपके सामने रख दूँ। फ़ैसले में लिखा गया है कि ये वजाहत करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जिसे इस केस में रिलीफ़ दिया गया है हमारे सामने एक दरख्वास्त के साथ आई है। जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने तो कोई रिलीफ़ मांगा ही नहीं, उसको रिलीफ़ दे दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी वाज़े कर दी है। फिर कहा इसे इस केस में फ़रीक के तौर पर शामिल किया जा सके, इसलिए इस आम सिविल मुकदमात के तरीक़ाकार के मुताबिक पहले शामिल करने की दरख्वास्त का फ़ैसला किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को बाकायदा तौर पर केस में फ़रीक बनाया जाता है। इससे पहले कि इस केस का रिलीफ़ दिया जाए, जैसा कि इस फ़ैसले के आगाज़ में वजाहत की गई, ये आम सिविल केस नहीं बल्कि आला तरीन नौइयत का मुकदमा है। इसकी अहमियत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी थी। उस अहमियत को उजागर करने के लिए इस फ़ैसले के अंदर तमाम तर जो मालूमात है वो लिखी गई हैं। मैं एक बड़ी दिलचस्प सूरत सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। जो इस फ़ैसले के अंदर लिखा गया है ना, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो वजाहत के बारे में या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वजाहत मांगी गई थी, उनको जो इबहाम था उसको दूर करने के बारे में, तो लिखा है फ़ैसले के अंदर कि किसी सियासी जमात के अहदेदारान इलेक्शन एक्ट के तहत शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। ये जो बल्ले वाला फ़ैसला था ना, मैं शुरू में बताना भूल गया कि बल्ले वाले फ़ैसले को भी मलिया मेट कर दिया, उसको भी उड़ा कर रख दिया इस फ़ैसले ने। लिखा है कि किसी सियासी जमात के अहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। मुंतखब अहदेदारान का सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट की शिक 209 के तहत जमा कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मंजूर करने या ना करने तक नौ मुंतखब अहदेदारान पार्टी के मामलात संभालते हैं। फिर लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं, यानी कि पहले वाले जो चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो बहाल हो जाते हैं। फिर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर की वजाहती ऑर्डर को भी फ़ैसले का हिस्सा बना दिया और बताया कि वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया था। उसके बाद कहा कि वजाहत अपने ही फ़ैसले की करना थी, इसलिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं समझा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 2 रोज़ पहले रजिस्ट्रार से जो जवाब तलब किया था, 9 सवाल उसके अंदर पूछे थे, उसका जो वाज़ेह जवाब है ना वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर दे दिया। मेरे साथ सुहेल रशीद साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। सुहेल रशीद साहब, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? आज का जो फ़ैसला था, अभी भी कोई इबहाम बाकी होगा किसी पार्टी को, किसी इदारे को? कोई आप क्या समझते हैं आज के फ़ैसले से सबसे अहम चीज़ जो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो गया या क्लियर हो गई है? भाईजान, आज के फैसले के बाद तो इलेक्शन के ऊपर कोई इबहाम बाकी नहीं बचा। आप तो उसके बाद की मखसूस चीज़ों में मांग रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन साफ साफ इंतखाबात कराने में नाकाम होगा। आप कोई चीज़ रह गई है? कुछ रह गया है? ये तो बिल्कुल बड़े बड़े सवालात खड़े करता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनको तो एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं, फिर ये एक्सटेंशन किसी को मिली है? अब आप आगे एक्सटेंशन का जिक्र करेंगे, आपके सामने कोई तस्वीर खुली है या मैं नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है? मैं नहीं बताऊं कि तस्वीर खुली है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो आज अपॉइंट हुए हैं डीजी ISI की अहम तरीन ओहदे के ऊपर, 30 सितंबर से वो अपने जो ऑफिस है उसको ज़ाहिर है
जारी रखेंगे। खबर तो अब आ चुकी है। तो मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर आप क्या समझते हैं, ये तब्दीली भी आगे तब्दीलियाँ ला सकती है? देखें, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, कहा गया था कि पीटीआई पार्टी नहीं थी, उन्होंने जवाब दे दिया पीटीआई पार्टी थी, उसने पार्टी बनने की दरख्वास्त दे रखी थी। किस इख्तियार के तहत दिया? 187(1) के तहत मुकम्मल इंसाफ करके दिया, और इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद साहब भी हमसे मुतफिक हैं, ये भी फैसले में कहा गया। फिर ये जी कि इस पर नज़रसानी आप नज़रसानी ले आए, लगा लें। 8 जजों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और उन्होंने इसमें कोई एरर नहीं रखा। उन्होंने इसको मुकम्मल एक जो है ना बड़ा वेल रिटन डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस दिखाएं और उसको चेंज कराएं। वो एक ही था जी कि पीटीआई फ्रीक थी, यानी उन्होंने कहा फ्रीक थी। ठीक है, अब आप आ जाएं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी, सियासी पार्टी के खिलाफ फ्रीक नहीं बन सकता, उसने इन सारों के दरमियान रह के एक शफाफ इलेक्शन कराना है, इसमें नाकाम हुआ। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का मैं सरप्राइज हुआ कि वो हमारे सामने आगे पीटीआई के खिलाफ फ्रीक के तौर पे खड़ा था। वो ये फ्रीक नहीं बन सकता था, उसको सिर्फ अपना आईनी किरदार देखना चाहिए। बल्कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसके बाद तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो फैसला भी इलेक्शन कमीशन का गलत था, और इस पर तो चीफ जस्टिस भी उस वक्त भी राजी थे। लेकिन इस फैसले को, ये जो इलेक्शन कमीशन है नाज़रीन, रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया, जिसके बाद ये सारे का सारा मामला शुरू हुआ था। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा समेत सारे इस बात पर तो मुत्तफिक थे कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसको अनडू करने के लिए, कंपलसेट करने के लिए कोई राजी नहीं था। कंपलसेट कर, वो कह रहे थे कि 11 का इस बात पे इत्तेफाक था कि मुकम्मल इंसाफ करें, लेकिन उस मुकम्मल इंसाफ की हतमी शक्ल क्या हो, इस पे हमारा नहीं इत्तेफाक हुआ। उसमें 3 का ये कहना था कि पीटीआई नजरियाती के भी कुछ लोगों ने टिकट जमा करा रखे, जबकि हम 8 ये कहते हैं कि नजरियाती के टिकट्स अगर आरओ ने कबूल ही नहीं किए तो जमा कराने का सवाल ही नहीं है जी। ठीक है, वो वापस हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी कि वो समझते थे कि इनका हक मुतासर हुआ है, हम समझते थे कि हक वापस भी दें। वो कहते थे जी कि इसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं तीनों का, लेकिन हम उसे डिफर करते हैं। बाकी जो 2 बिल्कुल अकलियत वाले हैं ना, उनको तो उन्होंने कहा जी कि उनका तो मनसब ही नहीं बनता ना किसी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उन्होंने उकसाया भी था कि इस फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है, अब वो कहाँ खड़े होंगे? 2 जजेस ने तो लिखा भी था ना कि ये इस पर अमल दरामद करना, ये ऐसा एक गैर आईनी फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, हुकूमत किसी गैर आईनी फैसले की पाबंद नहीं है। हाँ। अब 187 पाकिस्तान के आइन में है ना जी, तो 187 के तहत जो फैसला है अब आ गया है, और उन्होंने कहा 187 में, हाँ उन्होंने कहा 187 में हम किसी अगर मगर पाबंद नहीं है, 187 हमें पूरा स्कोप देता है कि हम जाके मैक्सिमम इंसाफ करें। ठीक है, किसी टेक्निकलिटी के हम पाबंद नहीं है। और एक चीज़ और, जो एक रूल था, रूल 94 जी इलेक्शन का, जी जी जी, उसको उन्होंने कलअदम करार दिया है। इसकी आड़ लेकर कई लोगों ने मुझे भी कहा था जी कि देखें रूल 94 कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं होंगे तो इंतखाबी निशान, उन्होंने उसको कलअदम करार दिया, आज वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। 94 की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो आइन से मुतसादम रूल है। हाँ। उसको उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, हाँ। अब तो वो जो बल्ले वाला फैसला था ना जी जी, उसके उस बल्ले के पल्ले कुछ नहीं बचा। ठीक है, बल्ले के पल्ले अलग, मतलब एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे, फैसले के सॉरी बल्ले के नहीं, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे, जिनके सामने एक मामला खुला हुआ था, उन्हें देखना था आइन क्या कहता है। आइन को रद्दी की टोकरी में रखते हुए उन्होंने सिर्फ कानून के अंदर जाके एक रूल देके तो पीटीआई को 56,000 पेंडिंग केसेस छोड़ के, ये मैं बार बार कहूँगा, मरते दम तक कहूँगा, उस रोज 56,000 केसेस पेंडिंग थे। आज जो आप रूल्स बना रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उस दिन वो किधर था? आप कैलेंडर निकाल के देखिए कि 13 जनवरी को दिन क्या था, क्या उस दिन समातें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और रात 12 बजे तक बैठे हुए आप छीन रहे हैं जनाब बल्ला। हजूर कोई कवर नहीं है उस फैसले को। आज उन्होंने कहा जी वो रूल ही ठीक नहीं है, आप कैसे इंतखाबी निशान से महरूम कर सकते हैं? एक बुनियादी राइट है, आइन में दिया गया तरीकाकार है पॉलिटिकल पार्टी का, आप उसको जनाब एक रूल की आड़ लेकर वो सारा कुछ उन्होंने, वो उस फैसले से भी उन्होंने उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, आम इंतखाबात के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, और इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा आज के तफसीली फैसले ने। अच्छा, मुझे सोहेल रशीद साहब एक और बात पर बड़ी हैरानगी हो रही है। नाजरीन, 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। मैंने जैसे शुरू में बताया ना कि इस फैसले ने तमाम इमामात जितने थे, बाम थे, तजादात थे, शकूक व शुबात थे, बदमाशियाँ थी, वो तड़ियाँ थी, धमकियाँ थी, वो सारी की सारी मलियाँ मेट कर दी हैं। मुझे बताएं कि अब भी लोग कह रहे हैं कि इस तफसीली फैसले पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये आगे जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये कहाँ तक मामला आगे जाएगा अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो? देखें, फैसले पर अमल दरामद जो नहीं करना चाहते ना, वो पाकिस्तान से मुखलस तो नहीं हो सकते। ये तो आइन से मुखलस तो नहीं हो सकते। ऐसा ही है। 1001 तरीका। अभी थोड़ी देर पहले हम एक ट्रांसमिशन में इकट्ठे थे, नदीम मलिक साहब ने एक बात की, मैं बड़ा उस पर
मुत्फिक हूँ। उन्होंने कहा यार ये कोई रास्ता नहीं है, आप कहें कि फैसला नहीं अमल दरामद करें, आपने बंदे ही तोड़ने हैं ना। आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, आप कमेटी से फिक्स करा लें 63 है, आप पीटीआई के जितने बंदे तोड़ने हुए तोड़ लेना, वो आपने आगे पीछे भी तोड़ना ही है, ठीक है। आप एक आईनी तरीके से फैसला ले लेना, आप तरमीम करनी हुई कर लेना। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आया हुआ है जिसे आइन कहता है कि आपने मानना है जी, आपका आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल लाजमी होना है, आप आइन को मानने से इनकार करेंगे और आप कासिम सूरी के साथ खड़े होंगे। आइन की राह में रुकावट डालने के वाले के ऊपर फिर आर्टिकल 6 उन्हीं के लिए है, फिर ये सारी चीजें जो है ना इन्वोक हुआ करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते जी, आप फिर आइन की नफी कर रहे होंगे ना मानना फिर ये होता है कि फिर स्टेट के बागी होते हैं, फिर खारिज होते हैं, वो खारिज उन्हीं को कहा जाता है ना, फिर आप नहीं मानते। तो ये मैं तो ये सवाल लेता ही नहीं, मैं आपका ये सवाल मुस्तरद करता है। ना मानना ऑप्शन ही नहीं है सर। अच्छा, अब ना माने तो क्या करें ना। अब देखें ना, अब उनके पास अपनी बका के लिए, हुकूमत के पास अपने सारे तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए मखसूस नशस्तों के अलावा भी तो कोई फ़ायदा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो आइनी तरमीम है वो करने के लिए मौलाना उनका साथ देने के लिए अभी आज के दिन तक राज़ी नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं तो आगे ये मामला कैसे चलेगा, आप क्या देखते हैं? देखिए मौलाना आइनी अदालत बनाने पे तो राज़ी हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, आइनी अदालत बनाने पे वो राज़ी हैं, वो आइनी अदालत के क़याम पर, लेकिन उसमें जो चीफ जस्टिस कौन होगा ना, हाँ, उसके ऊपर वो राज़ी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए अच्छी खबरें नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वकला के अंदर आप यहाँ से घूमे ना और कोई ऑडियो किसी वकला के मनपसंद रूम में ऑडियो खोल के ना एक उसका स्पीकर चीफ साहब के रूम में छोड़ें कि सुन लेंगे। आपके बहुत पसंदीदा बार नुमाइंदगान आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तखलिए में रिपोर्टर्स को क्या बता रहे हैं, कैसे आपके खिलाफ कैंपेन हो रही है, कैसे आपको हटाया जा रहा यकीनी बनाने की कोशिश मौजूदा बार कौंसल्स की जानिब से हो रही है, वो जो कि आप यकीनी बनाएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी सूरत ना यहाँ ना वहाँ किसी आईनी अदालत में एज जज ये बाकी ना रहे, हमें कबूल ही नहीं। इस वक्त नाजरीन वकला पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी एलामिया अपने जारी कर चुकी है। हाल ही में आने वाले ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसके बारे में भी जो फेवरेट तरीन लोग थे और जो बार सपोर्ट करती थी अभी तक काजी फायज ईसा को, हालांकि पूरे मुल्क की बार काजी फायज ईसा के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद करती रहती थी, ये दो बार्स ऐसी थी जो साथ खड़ी होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हर मामले में जो है वो एड फ्राहम करती थी। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो मामलात किए गए हैं ये वाज़ेह तौर पर अदलिया के ऊपर एक हमला है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर अमीनुद्दीन खान साहब आ चुके, जो कि 5वें नंबर से उठाकर उनको एक किस्म का तीसरे नंबर पर लाकर 5वें नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बनाने की भी बात चल रही है। ये भी बात चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये आईनी तरमीम होती है और सिस्टम के अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार तब्दील जब किया जाएगा तो फिर 3 या 5 का पैनल और उसमें से फिर एक जो है वो चूज़ किया जाएगा। उस हिसाब से भी हमने एक वीडियो में भी कहा था कि जैसे अमीनुद्दीन विल बी द ओनली फेवरेट वन, तो उसमें भी लग ये रहा है कि 5वें से उठाकर उनको पहले नंबर पर लाकर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मुझे ये बताएं कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इस फैसले के बाद आने वाली जो अपीलें थी, रिव्यू थे, उनको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि अब इस फैसले को ख़त्म करने के लिए, इस फैसले को टर्न डाउन करने के लिए कुछ तो होगा। किसी भी टाइम लगा लें, नजरसानी भी खारिज हो जाएगी, एक दिन में खारिज हो जाएगी। देखिए रिव्यू तो नाजरीन वही जज सुनेंगे जो पहले मौजूद थे। जी, तो किसी और के पास नहीं लगा सकते। रिव्यू आज भी एक लगा हुआ था गिनती का हिंदुस्तान में तांदिया वाला, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज के सामने लग गया था, उनके बेंच के सामने लग गया था, तो वहाँ से वो वापस पुराने बेंच को भेजा गया। चीफ जस्टिस ने एक्नॉलेज किया है कि जिस बेंच ने सुना वही सुनेगा, लिहाजा इन 8 जजेस को आप माइनस नहीं कर सकते और 8 जजेस को कन्विंस करना होगा कि जी आप फैसले से पीछे हटें, और कोशिश ये की जाएगी कि स्टे लिया जाए पहले दिन। नो स्टे सर, स्टे को आप भूल जाए, पहले दिन ही समाज मुकम्मल हो जाएगी। ये तो वाज़ेह तौर पर और बड़ा तफसीली फैसला, ये कोई मतलब ऐसे कोई 15-20 सफ़ात नहीं, 70 सफ़ात हैं और एक एक चीज़ नाजरीन बड़ी डिटेल में उन्होंने लिख दी है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि अगला मंजरनामा क्या होगा। आज ही के दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी है, कोई है 4 बजे वो उसमें 63 है और ऑडियो लीक्स वाला है। अब ऑडियो लीक्स में क्या, ऑडियो लीक काजी साहब की भी ऑडियो लीक, हाँ जी ऑडियो लीक होगी। आप सुनेंगे शायद कोई सीरियस हो कि भाई हाँ इसके तो बड़े यार उसमें देखें, उसमें कोई ऐसी गुफ्तगू तो नहीं है कि जिसके ऊपर हम, लेकिन उसको मिला के अगर देखें हम तो ओवरऑल जो जेस्चर काजी साहब का एज मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
और फिर चीफ जस्टिस बन के भी उस केस को सुन रहे हैं, तो दो चीज़ें जो है ना, ये मफादात का टकराव है। और नाजरीन, बोर्ड मेंबर, एज अ बोर्ड मेंबर जब बंदा बोर्ड के अंदर बैठा है तो इस तरह से लहजा होना चाहिए। ठीक है, आप जज होंगे अपनी जगह पर, चलो वहाँ नहीं हुआ था ना, वहाँ हो गया था। हाँ, यहाँ फिर उन्हीं लोगों को आप वापस इबरत का देखा जी, बना रहे हैं। हमने देखा है जी, काजी फायज ईसा साहब उस दिन जो उन्होंने रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक साहब, यही तो पॉइंट है के साथ किया कि पर्सनल जहन की चीज़ छोड़ के आना होता है। आज इमरान खान ने फिर कमेटी को दरखास्त दिया कि इनको दूर रखें जी, ये आज तक मुझे पर्सनली समझते हैं दुश्मन आप। हाँ, आप जब जज का गाउन पहनते हैं तो आप को कोई रिश्ता नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल एक नई उसमें होते हैं। आप जस्टिस बाबर सितार, जितना मर्जी मिर्चें लगें जिसे, जस्टिस बाबर सितार से सीखिए। जस्टिस बाबर सितार जब बन रहे थे चीफ जज, सबसे ज़्यादा मुखालफत पीटीआई कर रही थी। आज पीटीआई उनकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी क्यों है कि पीटीआई लाइन की राइट साइड पे है उनकी नज़र में, जहाँ उनके सामने केस आता है उसमें रिलीफ उसका बनता है, उसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो गाउन में जब आते हैं, जाती उनकी राय अब भी वही होगी जो आर्टिकल्स वो लिखा करते थे कि ये, लेकिन अब जब उनके खिलाफ कोई गैर इक़दाम होगा, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन लोगों ने उन पे सबसे ज़्यादा कीचड़ उछाला, उन्होंने उनसे रिलीफ लिए। जस्टिस मंसूर भी किसी हद तक वो काजी साहब के बहुत बड़ी फेवर में अभी तक थे, और अब जाहिर है जस्टिस मंसूर भी मैंडेट की बात करते हैं। और नाज़रीन, एक जो चीज़ थी ना इस केस के अंदर, दो जुमले बड़े आम थे। एक तो जस्टिस आयशा मलिक का सवाल था और एक जस्टिस मंसूर का। जस्टिस मंसूर कन्विंस थे कि भाई मैंडेट जिधर से आ रहा है, जिसका मैंडेट आ रहा है उसको मिलना चाहिए। और जस्टिस आयशा ने कहा था कि मैन ऑफ पर्सन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच है। ऐसे ही कैसे बोला आप, सेलिब्रिटी ऑफ दिस केस। नहीं, मखसूस नशिस्तों के केस में अगर वो ये सवाल ना उठाती कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कहाँ है जिसमें लोगों ने अपने कागजात जमा कराए, और उसको अगर मांगा ना जाता और वो मांग बैठे काजी साहब, और वो रिकॉर्ड पे आ गया कि 39 लोग तो वो हैं जिन्होंने कह रखा है हम पीटीआई से। और ये भी साथ बताया गया था जजेस की तरफ से कि ये अभी जो आपने रिकॉर्ड दिया ये कंप्लीट भी नहीं है। जी, उसमें से भी बाकी रिकॉर्ड अभी तक था। तो नाजरीन, बहुत बड़ी हैपनिंग्स जो हैं वो आज के दिन हो रही हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी, जैसे कि आपने सोहेल भाई से सुना, दरख्वास्त जमा करवाई है दोबारा से। पहले ये दरख्वास्त वापस भेज दी गई थी, रिसीव ही नहीं की गई थी और कहा गया था कि वापस ले जाएं। आज फिर जब इमरान खान साहब के वकील और उनके एसोसिएट आए तो उन्होंने कहा कि आज भी हमें दरख्वास्त जो है वो रिसीव नहीं की गई, और फिर हमें कहा गया कि आप रजिस्ट्री कर दें। तो हमने टीसीएस के थ्रू अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर दरख्वास्त भेजी है, और उस दरख्वास्त में लिखा गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि काजी फायज ईसा साहब मेरे ख़ानदान और पीटीआई के तमाम केसेस से अलग रहें, क्योंकि आज भी वो दोहराइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही रजिस्ट्री कराई है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को रजिस्ट्री की है, और सुप्रीम कोर्ट के टीसीएस से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। मिस्टर बीन ये कुछ किया करता था, वो अपने खाते के बाहर से जाके अंदाजा करें, अंदर से आगे पढ़ा करता। जी हाँ, तो ये इस वक्त हालात हैं तमाम, आपके सामने मालूमात रखी हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस बारे में कुछ नुकात मज़ीद आपको अगली वीडियो में शाम को शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सोहेल रशीद साहब का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।